हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी रस, छंद और अलंकार के बारे में समझेंगे, जो कि 2023 के बोर्ड के पेपर में 100% पूछेगा। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी पेपर कॉपी उठा करके देखोगे तो बोर्ड के पेपर में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन 10 और 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हो, करुण रस अथवा हास्य रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, यहाँ पे रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये तो है आप सभी का हाई स्कूल का पेपर। आप सभी को मैं इंटर का पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, और इस पेपर में सामान्य हिंदी का पेपर है, 302 DPA कोड है, और इस पेपर में भी रस, छंद और अलंकार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, वीर अथवा हास्य रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखो। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। एक और मैं कोड आप सभी को दिखा दे रहा हूँ, 302 DU का कोड, ये 2022 का पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर है। और इस पेपर में भी आप सभी लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो, रस, छंद और अलंकार इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो रस, छंद और अलंकार वाला टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग एंड तक देखिए और इस टॉपिक को तैयार करके चले जाओ, क्योंकि बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में पहली बार जुड़ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरीके का बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको सबसे पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। ठीक, हम आप सभी को दोनों रस के बारे में बताएंगे कि हास्य रस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, करुण रस क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझा दे रहे हैं आप सभी को कि हास्य रस क्या होता है, हास्य रस का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा जिस तरीके से मैं लिखा हूँ उसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखना है। यहाँ पे लिखोगे परिभाषा ब्लैक पेन से यूज करना है, आप सभी को रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे लिखोगे कि हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए। क्या आ जाए? हंसी। तो वहाँ पे क्या होगा? हास रस होगा। इतना बात समझ में आ गया? जब इतनी बात समझ में आ गया तो इसी तरीके से परिभाषा आप सभी को लिखना है। परिभाषा ये आपका स्टैंडर्ड परिभाषा है, ठीक ना। अब इसका एग्जाम्पल किस तरीके से लिखोगे, उदाहरण कैसे लिखोगे? यहाँ पे एग्जाम्पल आप सभी लोग कोई एक या दो मतलब कि एग्जाम्पल आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो कि मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसही शंभु गण अति सच पाए, यद्यपि सुनहि मुन अटपरिट बानी, समझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। तो देखो कहने का सेंस क्या है। अगर पूछ देता है, देखो एक एग्जाम्पल भी दे देगा, अब बोल देगा इसमें से कौन सा रस है, हास्य रस है कि करुण रस है। तो यहाँ पे देखो हंसही आया है ना, तो हंसही जैसे आ गया तो समझ जाना कि हास्य रस है। क्या आ गया? हंसही जैसे आ गया तो हास्य रस समझ जाना। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी तैयार करके चले जाना। अब देखो बोर्ड के पेपर में इसका स्पष्टीकरण भी करने के लिए देता है। तो स्पष्टीकरण किस तरीके से करोगे? सबसे पहले यहाँ पे लिख दो अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव में क्या लिखोगे? हास या हंसी। रस कौन सा है? तो हास्य रस है। अनुभाव कौन सा हो जाएगा? तो हंसना इसमें क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। ठीक, अब चलो मैं आप सभी को थोड़ा सा करुण रस समझा दे रहा हूँ कि करुण रस क्या होता है। भाई वीडियो को कंप्लीट एंड तक आप सभी लोग बस खाली देखते रहो, पूरा का पूरा समझ में आएगा, गारंटी में दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है करुण रस। इसका परिभाषा कैसे लिखोगे? तुरंत जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सभी को याद करना है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण मतलब क्या होता है? शोक, यानी कि दर्द। तो शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, या करुण रस का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। इस तरह से परिभाषा हो गया। एग्जाम्पल लिख दोगे यहाँ पे उदाहरण कि मरी खोए भुजंग सृजनी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। आप इस करुण रस का एक सेकंड भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ
आप सभी लोग यही लिखोगे। आप कोई दूसरा आप सभी को याद होगा वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो, बोलता है कि करुण रस का यहाँ पे स्पष्टीकरण करिए। तो किस तरह से करोगे, यहाँ पे लिख दोगे अस्थाई भाव शोक होता है, अनुभाव यहाँ पे सिर पटकना हो जाएगा या प्रलाप करना हो जाएगा इत्यादि हो जाएगा। अब संचारी भाव इसका पूछता है कि संचारी भाव क्या होता है, तो संचारी भाव यहाँ पे इसके हिसाब से लिख सकते हो स्मृति या विषाद इत्यादि, इसका क्या हो जाएगा, संचारी भाव हो जाएगा। तो हम सभी यहाँ पे रस के बारे में चर्चा कर लिया, रस के बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे दोस्तों कि अलंकार क्या होता है। पेपर में देखो अलंकार पूछता है, जैसे मैंने बता दिया ना, ये देखो अलंकार पूछा है कि अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार क्या होता है, दोनों में से किसी एक को बताना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो चलो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कभी कभी ये भी होता है कि निम्नलिखित अलंकारों में से किसी एक का लक्षण उदाहरण से लिखिए। जैसे यहाँ पे दो अलंकार दिया है और दोनों में से किसी एक ही क्या करना है, लक्षण और इसका परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे अलंकार मैंने लिख दिया है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, बहुत सारे अलंकार भी होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आइए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि उपमा अलंकार क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे उपमा अलंकार के बारे में, फिर रूपक, उसके बाद उत्प्रेक्षा और बहुत सारे अलंकार के बारे में चर्चा कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अलंकार देखो, जैसे स्त्री या नर नारी अपनी शोभा, अपने फेस की या अपने रूप का शोभा बढ़ाने के लिए मतलब कि श्रृंगार करते हैं, गहने, साड़ी, मतलब कि जो भी कपड़ा पहनते हैं, उसी तरीके से शब्दों को सजाने के लिए जो भी हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं वर्ड को हम क्या बोलेंगे, अलंकार बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे अलंकार की परिभाषा नहीं पूछेगा, आप सभी से बोलेगा उपमा अथवा रूपक अलंकार का क्या करना है, एग्जाम्पल देना है, फिर इसका स्पष्टीकरण करना है। तो इसको समझिए, यहाँ पे लिखा गया उपमा अलंकार। तो समान धर्म के आधार पर क्या बोलेंगे, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। देखिए इसमें दो वस्तुओं का कंपैरिजन होगा। जैसे मान लो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, देखो ये पेज सफ़ेद है और ये पेज कैसा पीला है, तो इन दोनों पेज आपस में कंपैरिजन कराओगे तो एक पीला है एक सफ़ेद है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो समान वस्तुओं को हम क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन कराएंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो यहाँ पे देखो, तो राधा का जो चरण है गुलाब के समान, यानी कि गुलाब के फूल से कंपेयर किया गया है कि जितना गुलाब का फूल कोमल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे राधा का जो चरण होता है कोमल होता है, ठीक। यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कराया गया है, ठीक। अब आप सभी को यहाँ पे समझ लेना है कि रूपक अलंकार क्या होता है। यहाँ पे देखो, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, क्या हो, आरोप हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे देखो चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम समझ लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना की जाए, इसमें तो क्या हो रहा था, निषेध रहित हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, संभावना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, सोहत ओढ़े पीतु पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आपतु परियो प्रभात। तो इसमें यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज किया गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक। अब हमने समझ लिया कि रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है। अब हमारा बच्चा यहाँ पे देखो अंतिम टॉपिक दोहा यानी कि छंद के बारे में, कि दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण एग्जाम्पल सहित लिखिए। कभी कभी बोलता है आप सभी से कि सोरठा अथवा दोहा के बारे में लिखिए। तो चलो मैं दोनों बता रहा हूँ कि छंद क्या होता है, ये इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन बोलता है कि रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का लक्षण और एग्जाम्पल लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रोला क्या होता है। तो रोला देखो, रोला एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, ये सममात्रिक छंद होता है। कहने का सेंस क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 11-11 और 13-13 विराम यानी कि यति से 24 मात्राएं कुल बनेंगी, ठीक। कहने का सेंस क्या है कि रोला एक सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम होंगे यानी कि मात्राएं होंगी, यानी कुल मिलाकर के कितने मात्राएं, 24 मात्रा। समझ गए। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, ये वाला एग्जाम्पल लिख देना कि जीत जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो आप सभी ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर ये एग्जाम्पल आप सभी को याद नहीं होगा तो आप सेकंड एग्जाम्पल भी अपने बुक से याद करके आसानी से लिख सकते हो।
तो रोला मैंने बता दिया। अब आप सभी को थोड़ा सा ये समझ लेना है कि सोरठा क्या होता है। सोरठा बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला क्या होता है, वो सममात्रिक छंद है, लेकिन सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, इसमें कैसे क्या क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। क्या क्या, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक मतलब इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। और यह दोहा का उल्टा होता है। लेकिन दोहा का उल्टा होता है, दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है, लेकिन उसमें भी 4 चरण होते हैं। और दोहा की देखो, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होंगी। ये दोहे का उल्टा होता है कौन, सोरठा। अब सोरठा की एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दो कि जेहि सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस तरीके से आप सभी लोग रस, छंद, अलंकार वाले टॉपिक को आप सभी लोग ऐसे तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक ना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।